अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अलखबर। मैं हूं अली सरवर और मैं हूं अरसलान नईम। नाज़रीन, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। रोज़ाना की तरह आज भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। आज प्रोग्राम की पहली स्टोरी में गुफ्तगू करेंगे मेजर इसाक शहीद के हवाले से कि उनकी ज़ौजा ने उनकी शहादत के बाद उनके हौसले पस्त नहीं हुए और यकीनी तौर पर उन्होंने भी फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की और मुल्क और कौम की खिदमत में पेश है सर फहरिस्त है। इसके हवाले से वुमन एम्पावरमेंट पर भी गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ पहली स्टोरी में भी मौजूद होंगी डॉक्टर शबाना भी और इसके साथ साथ तहरीन भी, जबकि दूसरी स्टोरी में हम गुफ्तगू करेंगे आज़ाद कश्मीर में जारी अली अमीन गंडापुर के बयान पर। काफ़ी ज़्यादा जो है वो तनकीद भी हो रही है और इस हवाले से जो है काफ़ी ज़्यादा आज सेनेट में भी चहमगोई नज़र आई, हंगामा आरई नज़र आई और शदीद तहफ़्फ़ुज़ात और इसके साथ साथ मज़म्मती बयानात भी सामने आए। जी अली जी, और इसके बाद हम बात करेंगे। एक बार फिर हमने देखा कि एमक्यूएम पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बार फिर आमने सामने हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की आमिर खान ने, कन्वीनर है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के, उन्होंने इल्ज़ामात आयद किए और ख़ास तौर पर उन्होंने एक मुतालबा जो उनके सामने आया, उन्होंने कहा जी हम मुतालबा करते हैं वफाकी हुकूमत से कि सिंध में गवर्नर राज लगाया जाए, जिसका जवाब भी दिया नासिर हुसैन शाह वज़ीर इत्तलात सिंध हैं। उन्होंने कहा जी गवर्नर राज की बात करके आमिर खान ज़हनी पसमानदगी का सबूत दे रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आमिर खान साहब क्यों करने पर मजबूर हुए और सामने से जो जवाब आया है, नासिर हुसैन शाह साहब ने जो जवाब दिया उसमें किस हद तक सदाकत है, इल्ज़ामात में किस हद तक सदाकत है, जवाबात में किस हद तक सदाकत है, ये भी हम बात करेंगे। लेकिन जिस तरह आपको बताया अरसलान ने, सबसे पहले हमने बात करनी है मेजर इसाक शहीद और उनकी वाइफ के हवाले से, डॉक्टर आयशा के हवाले से। लेकिन पहले हम आपको ये वीडियो दिखाते हैं उनकी ज़िंदगी पर है मेजर इसाक शहीद की, और डेरा इस्माइल खां में 2017 के आखिर में उन्होंने जाम शहादत नोश किया था। आइए पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। रुतबे पर फाइज होने वाले मेजर मोहम्मद इसहाक की बेवा ने अपने शहीद शौहर के नक्शे कदम पर चलते हुए ना सिर्फ पाक फौज में शमूलियत इख्तियार कर ली है बल्कि एक बेहतरीन निशानेबाज का एजाज़ भी जीत लिया है। याद रहे कि 22 नवंबर सन 2017 को डेरा इस्माइल खान के इलाके कोलाची में पाक फौज ने दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिसमें मेजर इसहाक ने दिलेराना मुकाबला करते हुए दहशत गर्दों की फायरिंग से जाम शहादत नोश किया था। मेजर इसहाक शहीद के पसमानदगान में एक बेवा डॉक्टर आयशा खालिक और उनकी 2 साला बच्ची थी। मेजर इसहाक की शहादत के बाद उनकी बेवा डॉक्टर आयशा खालिक ने हिम्मत हारने की बजाय अपने शौहर ही के रास्ते को अपनाते हुए आर्मी मेडिकल कॉलेज में अप्लाई कर दिया, जहां उन्होंने ना सिर्फ कामयाबी के साथ मेडिकल कोर्स मुकम्मल किया बल्कि इसके साथ साथ फायरिंग की ट्रेनिंग भी हासिल की। उन्होंने अपने शहीद शौहर की गन के साथ प्रैक्टिस करते हुए कामयाबी के साथ ना सिर्फ ये कोर्स मुकम्मल किया बल्कि निशानाबाजी के मुकाबले में भी बेहतरीन निशानाबाज का एजाज़ हासिल किया। डॉक्टर आयशा ने कामयाबी के साथ काकूल अकेडमी में तरबियत के तमाम मराहिल को मुकम्मल किया। उन्होंने G3 राइफल से 200 मीटर के फासले से निशाने लगाए और 16 में से 15 अहदाफ को निशाना बनाने में कामयाब हुए। चुनांचे उन्हें कोर्स की बेहतरीन निशानाबाज का एजाज़ दिया गया। एक अहम बात यह है कि ये वही बंदूक थी जो कि शहादत के वक्त मेजर इसहाक के ज़ेर इस्तेमाल थी। उन्होंने अपने आखिरी मार्के में इस G3 राइफल से 40 राउंड फायर किए। उन्होंने 20 राउंड दाएं हाथ से फायर किया और फिर जब उनका दायां हाथ जख्मी हो गया तो उन्होंने बाकी 20 राउंड्स अपने बाएं हाथ से फायर किया। मेजर इसहाक जैसे हंसते मुस्कुराते नौजवान की जुदाई का सानहा उस वक्त मजीद बढ़ जाता है जब उनकी जैसी चमकती हुई आंखों और मुस्कुराहट वाली बेटी हर लम्हा उनकी याद दिलाने के लिए मौजूद हो। इन हालात में डॉक्टर आयशा ने खुद को बहुत सारे कामों में मसरूफ़ कर लिया जो उनको बज़ाहिर ज़िंदगी गुजारने का मकसद तो फराहम कर रहे हैं मगर शहीद की याद को भूलने नहीं देते हैं। हालिया दिनों में डॉक्टर आयशा ने शहादत से कबल मेजर इसहाक के ज़ख्मों पर बंधी खून आलूद पट्टियों को जमा करके उनसे खत्ताती के अंदाज में कलमा तैयबा भी लिख डाला। ये वही कलमा है जिसकी सरबुलंदी के लिए उनके शौहर ने अपनी जान खालिक हकीकी की बारगाह में एक नजराने के तौर पर पेश की। आर्ट का नादिर नमूना इस एतबार से बहुत कीमती है कि इसमें एक शहीद के ज़ख्मों का खून शामिल है। इसकी तख्लीक में एक मोहब्बत करने वाली बावफा बीवी की मोहब्बत और शौहर से जुदाई का सदमा भी पोशीदा है। ट्विटर पर शेयर की जाने वाली कलमे की यह तस्वीर ना सिर्फ तेज़ी से वायरल हो रही है बल्कि इसके साथ सोशल मीडिया सार्फिन अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर रहे हैं। डॉक्टर आयशा का कहना है कि मेजर इसहाक की शहादत वाले दिन हम मैसेज पर बात करते रहे, फिर अचानक से मैसेज का जवाब आना बंद हो गया। मुझे लगा कि वो मसरूफ़ हो गए हैं क्योंकि उनके व्हाट्सएप का टिक ब्लू नहीं हो रहा था। वो कहते थे कि काम के दौरान मुझे मैसेज ना किया करो क्योंकि फिर मेरी तवज्जो दूसरी जानिब मबजूल हो जाती है। उन दिनों ऑपरेशन रद्दुल फिसाद चल रहा था। शहादत के वाक़े की तफसीलात के मुताबिक मेजर इसहाक को इत्तला मिली कि आज मतलूब दहशतगर्द ज़ाहिर शाह 2 साल बाद अफगानिस्तान से अपने घर आया है। बहुत दिन से पाक आर्मी वाले उस दहशतगर्द की ताक में थे।
सर्च ऑपरेशन उसकी तलाश में चलता रहता था। जाहिर शाह अफगानिस्तान के मिशन को हेड कर रहा था। मेजर इसहाक अपने साथियों के साथ उसके ठिकाने में दाखिल हो गए। वो पिछले कमरे में छुपा हुआ था। उस वक्त लाइट भी चली गई। मेजर इसहाक ने थोड़ा सा दरवाजा खोलकर अंदर लाइट डाली तो अंदर से बुज़दिल दहशतगर्द ने 2 फायर किए जो मेजर इसहाक के दाहिने हाथ पर लगे। जब दाहिना हाथ बेकार हो गया तो मेजर इसहाक ने अपने बाएं हाथ की मदद से राउंड फायर किए और जख्मी हाथ से मैगजीन भी चेंज की। इसी दौरान दुश्मन ने बाकी सिपाहियों की तरफ हैंड ग्रेनेड फेंका। ताहम इसहाक ने सिपाहियों की जानें बचाने के लिए उन्हें धक्का देकर ग्रेनेड पर छलांग लगा दी। यूं ग्रेनेड उनके पेट के नीचे फट गया। आखिरी लम्हे में उनकी जुबान पर बार बार कलमा तैयबा का विर्द था। शहादत से पहले मेजर इसहाक का दायां हाथ शदीद जख्मी हो चुका था, लेकिन वो बाएं हाथ से लड़ते रहे। इस अजीम जुर्रत और बहादुरी पर मेजर इसहाक को तमगा बसारत से नवाजा गया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली। जी नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपने वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई। यकीनी तौर पर मेजर इसहाक की जो कहानी है, मेजर इसहाक शहीद की, वो बहुत यंग एज में जो है वो उन्होंने जाम शहादत नोश किया और उसके बाद डॉक्टर आयशा जो है उनके हौसले पस्त नहीं हुए और एक रोशन मिसाल है हमारी मुल्क की ख़वातीन के लिए। जी बिल्कुल। और जैसे मैंने बताया आपको 2017 के आखिर में एक ऑपरेशन था डेरा इस्माइल खान में। दहशतगर्दों के खिलाफ ये ऑपरेशन करते हुए मेजर इसहाक ने शहादत का रुतबा हासिल किया और उसके बाद इनकी बेवा जो थी डॉक्टर आयशा, उन्होंने फ़ैसला किया और कमाल जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए उन्होंने ये सोचा कि जी मुझे भी पाक फ़ौज में शमूलियत इख्तियार करनी चाहिए और उसी वर्दी को अपनाना चाहिए जो उनके शौहर ने शहादत के वक्त पहनी हुई थी। और उसके बाद उन्होंने न सिर्फ ज्वाइन किया बल्कि अपने कोर्स में बेस्ट शूटर का भी एजाज़ उन्होंने हासिल किया और जिससे उन्होंने ये मुकाबला था G3 राइफ़ल उन्होंने यूज़ की और ये वही राइफ़ल थी जो उनके शौहर ने मेजर इसहाक शहीद ने इस्तेमाल की थी और 16 में से 15 निशाने इनके दुरुस्त लगे थे। और आर्मी मेडिकल का ये कोर्स था जो उन्होंने ज्वाइन किया और आज भी वो पाक फ़ौज में खदमात अंजाम दे रही हैं। इस पर हम बात करें जी, एक तो बहादुर बेटियाँ जो हैं हमारी, उन हमारे माशरे के हवाले से कहा जाता है जी औरत बड़ी कमज़ोर है, तसव्वुर ये किया जाता है, लेकिन अब कौन सा ऐसा शोबा रह गया है जहाँ ख़वातीन नहीं है और जो खिदमत नहीं कर रही इस मुल्क की। इसी वाले से अरसलान हम बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और चाहे ऑपरेशन रद्दुल फसाद हो, चाहे ज़रब अज़्म हो, कौम के इन बेटों ने अमन के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, जाम शहादत नोश किया है और इस धरती पर मर मिटने को तैयार है। बहरहाल यकीनी तौर पर हम उन्हें भी खराज तहसीन पेश करना चाहेंगे, डॉक्टर आयशा को भी और अपने शहीदों को भी खराज तहसीन पेश करना चाहेंगे जिन्होंने इस धरती की खातिर जो है अपनी जानों का नजराना पेश किया, कुर्बानियाँ दी। और यकीनी तौर पर जिस तरीके से अली ने गुफ्तगू की ख़वातीन के हवाले से जो है वो कहा जाता है कि ख़वातीन जो है वो बहुत ज़्यादा खुद मुख्तार हैं, बाख्तियार। तो यकीनी तौर पर हमारे यहाँ आज मुख्तलिफ शोबाजात में ज़िंदगी की ख़वातीन जो है वो पेश हैं। इस हवाले से हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर शबाना हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ख़ुद एक डॉक्टर हैं और एक मसीहा की तरह जो है मरीज़ों की खिदमत करती हैं। इनसे भी पूछेंगे इस हवाले से। डॉक्टर शबाना खुशामदीद आपको कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। क्या कहना चाहेंगी मैडम, ख़वातीन ज़िंदगी के हर शोबाजात में आजकल पेश हैं और अपने फ़राइज़ की अंजामदही दे रही हैं और जिस तरीके से आपने मेजर इसहाक शहीद के हवाले से भी सुना और फिर उनकी ज़ौजा डॉक्टर आयशा ने जिस तरीके से उनके हौसले पस्त नहीं हुए और वो कौम के लिए जो है वो खिदमत करने को तैयार हो गए। आप ये देखें कि उन्होंने बेस्ट शूटर का एजाज़ भी हासिल किया। क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि तारीफ़ के लिए कोई अल्फाज नहीं है। सब कुछ आपके सामने है कि बेस्ट शूटर और बेस्ट वुमेन, बेस्ट वाइफ और बेस्ट बेटी जो है वो पाकिस्तान की, जिसने इतनी मेहनत की कि कुछ अगर पहले ऐसा होता है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी के साथ ऐसा कोई मिसहैप हो जाता है तो वो लोग अपनी हिम्मत हार देते हैं, लेकिन आफरीन है इन बेटियों पे, इन बीवियों पे जो कि बजाय इसके कि अपनी हिम्मत हारती, उन्होंने अपने मुल्क के नाम पे शहीद होने वाले अपने शौहर की एक इज़्ज़त रखी, उसके मुकाम को बरकरार रखा और बल्कि उसको और रोशन किया। यानी आपने उस चीज़ को मल्टीप्लाई कर दिया, आपने उस चीज़ को और ज़्यादा हाईलाइट कर दिया। इसे कहते हैं कौम की बेटियां। और दूसरा ये भी है डॉक्टर साहब, जिस आपने खुद कहा, शहादत देखने के बाद फ़ौज ज्वाइन करना एक बड़ा बहुत ही मुश्किल फ़ैसला लगता है बाज़ाहिर तो ही, लेकिन हमारे वतन की ये बेटियां हैं जो सरहदों की हिफाजत के लिए भी हम वक्त तैयार हैं और शाना बशाना काम करने को भी हर वक्त तैयार रहती हैं और काम कर भी रही हैं। जिस तरह आपने खुद कहा, शहादत देखने के बाद बड़ा मुश्किल होता है ये फ़ैसला करना कि जहाँ उनके शौहर शहीद हो गए हैं उसी फ़ौज में वो जाना चाहती हैं, वही खाकी वर्दी वो पहनना चाहती हैं। यकीनन उनके दिल में भी शहादत का जज्बा होगा जो उन्होंने ज्वाइन की है और बड़ा मुश्किल तसव्वुर किया जाता है जी ये शोबा, ख़ासतौर पर फ़ौज के हवाले से अगर हम बात करें, आर्मी के हवाले से बात करें कि इसमें बड़ी ट्रेनिंग बड़ी सख्त होती है, उसके बावजूद भी और जान का ख़तरा ज़ाहिर है, हथेली पे जान लिए घूमते हैं। क्या कहेंगी डॉक्टर शबाना कि जिस तरह
خواتین کو تصور کیا جاتا ہے کہ جو بڑے کمزور ہیں، اس طرح کے شعبوں میں نہیں جا سکتی، لیکن جب ہم اپنے پاک فوج کی جانب دیکھتے ہیں، یہ مشکل بہت سارے شعبے جات ہیں جس میں خواتین بھی مردوں کو شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں۔ دیکھیں، نہ صرف آرمی بلکہ بہت سارے ایسے شعبے ہیں اس وقت جس میں سارے فیمیلز ہیں اور بہت زیادہ ڈینجرس بھی ہیں، چیلنجنگ بھی ہیں، بہت سارے ایسے ہیں ابھی پچھلے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہمارے پاکستان میں بھی اب اس کو سراہا بھی جا رہا ہے، کیونکہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں، اگر آپ کو انکریج کیا جاتا ہے تو آپ کی ہمت اور بڑھتی ہے۔ تو اس میں ہمارے ساتھ ان لوگوں کا بھی ہاتھ ہے، ان آدمیوں کا بھی ہاتھ ہے، ان مردوں کا بھی ہاتھ ہے، ان میں ہمارے باپ ہیں، بھائی ہیں، شوہر ہیں، وہ سب جو ہمیں اس میں سپورٹ کرتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک ایوارڈ سیریمنی ہوئی تھی جس میں مجھے بھی رول ماڈل وومن کا ایوارڈ ملا، اس میں تقریباً حیدرآباد میں وہ ہوا تھا، اور تقریباً تمام جو پاورفل وومنس تھیں، کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اور جنہوں نے اپنے بڑے بڑے جو ہے وہ انہوں نے کام کیے ہوئے تھے اپنے پروفیشن میں، اسپیشلی پولیس میں بھی بہت ساری فیمیلز، ان سب کو جو ہے رول ماڈل ایوارڈ انہوں نے ون کیا۔ تو اس وقت وہاں اگر آپ اس تقریب میں ہوتے تو آپ کو اندازہ ہوتا کہ کس قدر عورتیں کام کر رہی ہیں اور کتنے بڑے بڑے جو ان کے پروجیکٹس ہیں جس پہ کہ مرد بھی جاتے ہوئے گھبراتے ہیں، اس میں عورتیں نہ صرف کہ انہوں نے اپنے پروفیشن میں کام کیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں ایک عورت کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، مرد نے تو صرف یہ ہے کہ کمانا ہے اور آگے اپنے پروفیشن میں کام کرنا ہے، لیکن بینگ اے لیڈی آپ ایک ماں بھی ہیں، آپ نے اپنی ماں کا فرض بھی ادا کرنا ہے، اس کے ساتھ آپ نے اپنی بیوی ہونے کا فرض ادا کرنا ہے، بیٹی ہونے کا فرض ادا کرنا ہے۔ ظاہر ہے آپ خود بھی رول ماڈل کا ایوارڈ آپ نے حاصل کیا، کیسا فیل ہوتا ہے؟ ظاہر ہے آپ بھی ایک ماں بھی ہیں، آپ ایک وائف بھی ہیں، پھر آپ سوسائٹی میں بطور مسیحا لوگوں کی خدمت بھی کر رہی ہوتی ہیں، آپ فزیوتھراپسٹ بھی ہیں، اور اس حوالے سے آپ کی ظاہر ہے اپنے ادارے کے لیے بھی بڑی جدوجہد ہے۔ خواتین کو کیا ہمارے معاشرے میں کیا ہمیشہ کمزور رکھنے کی کوشش کی گئی ہے؟ ہمیشہ ہم نے ان کو امپاورمنٹ کے لیے کوئی اقدامات بھی کیے ہیں؟ یہ چیز جو ہے نا اس کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہمارے یہاں کچھ سے ہم کہیں گے لیک آف نالج کہہ لیں یا پھر آپ اپنا سوچ کا فرق پڑیں کہ انہوں نے امپاورمنٹ کو اور حقوق کو مکس کر دیا ہے۔ کیونکہ امپاورمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عورتوں کو ایجوکیشن دینی ہے، ایجوکیٹ کرنا ہے، انہیں اویئرنیس دینی ہے، کیونکہ ایک عورت، ایک آدمی اگر پڑھتا ہے تو ایک آدمی کو پڑھاتا ہے، لیکن ایک عورت اگر پڑھتی ہے اس کو اندر اگر سوچ سمجھ آتی ہے تو وہ پوری فیملی، پورا معاشرہ بناتی ہے۔ تو یہ اس میں پہلے ایسا ہوتا تھا بہت زیادہ کہ لوگوں کو ایجوکیشن کے خلاف تھے کچھ، لیکن اب آہستہ آہستہ اس عمل میں جو ہے وہ کمی آتی جا رہی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں اگر ہم لوگ بینگ اے مسلم بات کرتے ہیں تو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے سب سے پاورفل مرد تھے، اور انہوں نے خواتین کی تعلیم کے لیے کتنا انہوں نے ہمیں احساس دلایا اور کتنا ان کے بارے میں ان کے جو ہے ہمارے ان کی زندگی جو ہے نمونہ ہے ہمارے سامنے۔ تو اگر مرد یہ سمجھتے تھے پہلے کہ اگر عورت کو پڑھا دیں، عورت کو ایجوکیشن دے دیں، عورت کو اویئرنیس دے دیں تو شاید عورت ہم سے آگے بڑھ جائے گی۔ تو اب یہ چیز آہستہ آہستہ جیسے سوشل میڈیا ہے، جیسے ایجوکیشن ہوئی، لوگوں کو یہ بات کلیئر ہوتی گئی کہ حقوق میں اور امپاورمنٹ میں بہت فرق ہے۔ اور تقریباً 1985 میں جو اس کو پرٹیکولر جو وومن امپاورمنٹ کا جو نام دیا گیا وہ یونائٹڈ نیشن کی ایک جو 3rd کانفرنس تھی اس میں اس کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر شبانہ موجود ہیں، تحریم آل دی وے فرام چائنا، ان بھی پروگرام میں شامل گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم تحریم۔ وعلیکم السلام۔ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ وومن امپاورمنٹ پہ بات کر رہے ہیں، میجر اسحاق کی شہید کی زوجہ جو کہ انہوں نے ڈاکٹر عائشہ نے یقینی طور پر آرمی جوائن کی اپنے شوہر کی شہادت کے بعد، اور ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے اور آج وہ ملک اور قوم کی خدمت کر رہی ہیں۔ کیا کہنا چاہیں گی تحریم اس حوالے سے؟ میرے خیال میں انہوں نے بڑا اچھا سٹیپ لیا ہے۔ ہم نے سب نے ان کی تصویر دیکھی تھی جب ان کے شوہر کی شہادت ہوئی، اور وہ تصویر کافی زیادہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی، بہت کچھ لکھا گیا، بہت لوگوں کے دل اس پہ ہوئے کہ ہاں یار دس از ریئلٹی، کہ جب کوئی شہید ہوتا ہے اس کے گھر والوں کو کس درد سے گزرنا پڑتا ہے اور وہ کس صبر سے اسے برداشت کرتے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے ڈاکٹر عائشہ نے یہ ایک مثال بھی قائم کی ہے کہ ہمارے ہاں جو سمجھا جاتا ہے کہ بیوہ ہونے کے بعد عورت کی کوئی لائف نہیں ہے، اسے معاشرے میں جی وہ لوگوں پہ ڈیپینڈ ہو جائے، ان کے سہارے زندگی گزارے، اپنے گھر والوں کے سہارے۔ انہوں نے بتایا کہ یا یو کین بی امپاورڈ، آپ خود اس رول پہ جا سکتے ہیں، خود اس پوزیشن پہ جا سکتے ہیں اور خود اپنا سہارا بن سکتے ہیں۔ اور بالکل، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے تحریم صاحبہ کہ جس شعبے میں، جس آرمی میں جن کے شوہر کی شہادت ہوئی ہے، انہیں بھی معلوم ہے کتنے خطرات ہیں اس شعبے میں، اس کے باوجود بھی انہوں نے فیصلہ کیا پاکستان آرمی کو جوائن کرنے کا۔ یہ ظاہر ہے بہت بڑی بات ہے، کمال جرت کا مظاہرہ کیا انہوں نے۔ جی
اچھا تحریم فرمائیے گا کہ ہمارے معاشرے میں، اور ظاہر ہے آپ چائنا میں بھی دیکھتی ہیں خواتین جو ہے مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں، ہماری سوسائٹی میں بھی، اربن میں بھی، رورل میں بھی خواتین جو ہے مردوں کے شانہ بشانہ ہیں اور ہر شعبہ جات میں اپنا مثبت کردار ادا کر رہی ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں ابھی بھی خواتین کو معاشرے میں کون سے ایسے چیلنجز ہیں جن کا سامنا ہے؟ آئی تھنک سب سے بڑی تو آپ کی جو چیلنج ہے وہ پدر شاہی کی سوچ ہے، جو لوگوں کو لگتا ہے کہ عورت اس فیلڈ میں جا سکتی، اس فیلڈ میں نہیں جا سکتی، اس ٹائم وہ کام کر سکتی، اس ٹائم وہ کام نہیں کر سکتی. میں نے چائنا میں دیکھا ہے کہ یہاں پہ کم از کم انہوں نے یہ سوچ ختم کر دی ہے. یہاں پہ بھی جینڈر ایکویلٹی اس طرح سے نہیں ہے، لیکن اگر آپ کسی چینی مرد کو وہ باتیں بتائیں جو ایک پاکستانی مرد سوچتا ہے عورت کے حوالے سے، تو ایک دم پریشان ہو جائے گا کہ یہ کیا سوچ ہے کہ میں اپنے گھر کی عورت کو کنٹرول کر سکتا ہوں، میں فیصلہ کر سکتا ہوں وہ کتنا پڑھے گی، وہ کہاں کام کرے گی، وہ کیا فیصلہ لے گی اپنے بارے میں. وہ ایک دم حیران ہو جائے گا کہ ایسا بھی ہوتا ہے دنیا میں. تو یہ جب تک آپ سوچ ختم نہیں کریں گے تب تک عورتیں ڈیپینڈنٹ ہی رہیں گی اور وہ کام نہیں کر سکیں گی. مجھے ہم لوگ یہ چیزیں ضرور جی تحریم ڈاکٹر صاحبہ کو بھی، ڈاکٹر شبانہ صاحبہ موجود ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں. یہ سوال ان کے سامنے بھی رکھتے ہیں کہ ایسا کیا کیا جائے یہ سوچ ختم ہو؟ کیا شعور کی کمی ہے، تعلیم کی کمی ہے؟ کیا ایسا کیا جائے کہ لوگ یہ جو ہم خاص طور پہ جو مساوات کی ہم بات تو ضرور کرتے ہیں لیکن ہوتا نہیں ہے، ایکول نہیں سمجھتے ہم. ڈاکٹر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا پہلے. دیکھیں اس میں جو پہلے تو ایجوکیشن، جیسے میں نے آپ کو بتایا ایجوکیشن کی مہر کی، لیکن پھر بھی اگر آپ دیکھیں اب سے ہم نے جب گریجویشن کیا تھا، کافی پرانی بات ہے یہ، اس وقت بھی اگر دیکھا جائے تمام ہر جگہ عورتیں سب سے آگے ہیں. ایجوکیشن میں اگر آپ میڈیکل کالجز میں دیکھیں آپ کو زیادہ لڑکیاں نظر آئیں گی، آپ نرسنگ میں دیکھیں آپ کو زیادہ نرسز نظر آئیں گی، اور ہر شعبے میں ٹیچنگ میں اگر آپ دیکھیں وہاں پہ بھی آپ کو کافی تعداد میں عورتیں. اصل میں عورتوں نے اپنے آپ کو پروف کر دیا. پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے بینگ اے لیڈی کہ شاید عورت جو ہے وہ اتنی کمزور ہے کہ وہ اتنے چیلنجز کو نہیں کر سکتی، لیکن جب عورتوں نے اس کو، آپ یہ دیکھیں جتنی بھی پوزیشنز آتی ہیں، اسپیشلی کیونکہ میرا تعلق تو ہیلتھ سے ہے، ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہوں، میں اپنے میڈیکل کالجز میں بیگا ٹیچر ایک میڈیکل اسٹوڈنٹس کی میں دیکھتی ہوں کہ زیادہ تر جو ہے وہ لڑکیاں، اور پوزیشنز ہولڈر بھی لڑکیاں، اور آگے جتنی بھی ریسرچ ورک ہے، تھیسز لکھنا، اس میں لڑکیاں زیادہ پیش ہیں ایز کمپیئر ٹو دا میلز. تو اس میں اس وقت تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے بالکل کہ ہمارے یہاں کی عورت جو ہے وہ پیچھے. اگر آپ سیاست میں بھی دیکھیں، اسمبلی میں بھی آپ دیکھیں عورتیں وہاں پر موجود ہیں. آپ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہر شعبہ جات میں ہیں ڈاکٹر شبانہ، لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں ابھی بھی ظاہر ہمارے یہاں جو ٹرائب سوسائٹیز ہیں وہاں پر خواتین کو ایجوکیشن کے حوالے سے مسائل درپیش رہتے ہیں، پھر ہیلتھ سے ریلیٹڈ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو کہ وہ کنسرن نہیں کرتے. اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ دیکھیں اس میں سب سے زیادہ اب اگر ہم کسی اور کو اس کا مطلب مورد الزام دیتے ہیں تو وہ کیونکہ اب ہماری سوسائٹی ایسی ہے، اب کیا کرنا ہے ہمیں اس میں چینج لانی ہے. اب جو عورتیں جیسے اب ہمارے میڈیکل کالجز میں انٹیریئر سے پڑھنے کے لیے آتی ہیں وہ ریپرزینٹیو ہیں ان ایریاز کی. اب ان کو یہ چاہیے کہ جو پڑھ کے یہاں سے جاتے ہیں وہ اسی طرح سے جا کے اپنے شہروں میں، اپنے گاؤں میں جا کے اویئرنیس سیشنز دیں، اپنے لوگوں کی کاؤنسلنگ کریں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک رول ماڈل بنے تاکہ ان کو دیکھ کے دوسری لڑکیوں کے اندر بھی ہمت آئے گی. دوسرے اس حوالے سے ورک شاپس بھی ہوتے ہیں، ڈفرینٹ نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز جو ہیں وہ بھی سوسائٹیز میں جا کے اس حوالے سے کام کر رہی ہیں. ایجوکیشن بھی کافی ساری چیزیں بہتر بھی ہوئی ہیں. بہرحال تحریم آپ کیا کہنا چاہیں گی، کیسے اس سوچ کو بدلا جائے تاکہ لڑکیاں جو ہیں وہ ہر شعبہ جات میں آگے بڑھیں؟ جس طریقے سے ڈاکٹر عائشہ نے ایک مثال قائم کی کہ وہ فوج میں آئیں، تو اسی طریقے سے مریم مختار ہمارے سامنے ایک بہت بڑا نام ہے ایئر فورس کا، جنہوں نے جام شہادت نوش کیا اور ان کے پیرنٹس جو ہے وہ آج فخر سے ان کا سر بلند کیا. سوسائٹی میں ایسی بیٹیاں موجود ہیں، ایگزامپلس ہیں، لیکن مزید بھی لوگ آگے ہیں. اس کے لیے ہمیں کیسے اقدامات اٹھانے چاہیے، کیسے یہ چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں؟ جی تحریم. اچھا اس میں یہ ہے کہ لوگوں کی سطح پہ تو بہت کچھ ہو رہا ہے. ہر باپ کوشش کرتا ہے کہ اس کی بیٹی بہت اچھا پڑھے، وہ بہت زیادہ بیریئرز توڑے، اپنا نام بنائے، لیکن ہماری اسٹیٹ لیول پہ جو ہے وہ کچھ خاص کام نہیں ہو رہا ہے. میں چائنا میں عورتوں کی ہسٹری پہ پڑھ رہی تھی، مجھے پتہ لگا کہ چائنا نے جب 1949 کے بعد اپنا کام شروع کیا اور ترقی کی تو انہوں نے جو ہے پارٹی کی سطح پہ انہوں نے خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات کی. چیئرمین ماؤ نے کہا کہ ویمن ہولڈ اپ ہاف دا اسکائی. آپ دیکھیے ہمارے جو وزیر اعظم ہیں، ہمارے جو وزراء ہیں، وہ جو ہے عورت کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ان کی طرف سے جو نیریٹو آئے گا عوام اسے ہی بلیو کریں گے. تو وہاں پہ اگر نیریٹو آئے گا کہ عورت مضبوط ہے، عورت ہر شعبے میں جا سکتی ہے، عورت ہر کام کر سکتی ہے، تو لوگوں کا جو ہے نظریہ بدلے گا. آپ کا جو پی ٹی وی ہے وہاں پہ ایسے ڈرامے دکھانے چاہیے جہاں پہ عورت انڈیپینڈنٹ ہو.
हाई स्टेटस पे हो, नौकरी कर रही हो और ऊंची पोजीशंस पे नौकरी कर रही ये हो। तो ये नहीं ये आप तो उसे रिसेप्शनिस्ट दिखा दें, आप तहरीम उसे ये CEO दिखा नहीं ऐसा नहीं है। ये तो पीटीवी के आपने जिक्र कर दिया। पीटीवी पे तो हसीना मोइन के सारे ड्रामे देख लें इसी तरह के थे और खवातीन खुद मुख्तार दिखाई जाती थी। है नहीं है तो है तो आजकल आप देख ही नहीं रही ना ड्रामे किस तरह के बन रहे हैं पाकिस्तान में, कहाँ की नकल हो रही है। खैर मैं तो ये बात करना चाह रहा हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान में, ज़ाहिर हम तो पाकिस्तान में रहते हैं की बात कर रहे हैं कि माशरे में ये जो बिगाड़ किसी वजह से भी आया है, चलें जी ख़वातीन के हवाले से जो एक सोच थी, अब तालीम बढ़ रही है, लोगों में शऊर आ रहा है, बेहतर हो रहा है, लेकिन इस तरह के शोबाजात का इंतखाब अब भी कम है। हम आर्मी की बात करें बिलखुसूस, जिस तरह मेजर इसाक शहीद की बेवा ने फैसला किया कि मुझे भी, हालांकि एक शहीद की मैयत घर आई है उसके बावजूद भी लोगों का अमून ये होता है, माएँ भी ये सोचती हैं अपने बच्चों को, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं। दूसरे ममालिक तो ज़ाहिर है जो जहाँ इस तरह के लोग हैं वो सोचते होंगे, हमारा तो ज़ाहिर है इस्लामी शहादत के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो हम तो हमारे लिए तो काबिल फ़ख्र की बात है। तो इस पे क्यों नहीं सोचते लोग कि बेटियों को भी जाना चाहिए पाकिस्तान आर्मी में? देखिए डॉक्टर्स बन रही हैं, टीचिंग करती हैं और बहुत सारे शोबाजात हैं जिनका इंतखाब होता है, कम जाती हैं इस तरफ। सर एक्चुअली यही तो सोच है औरत के हवाले से कि पहले तो उसका काम करना इतना पसंद नहीं किया जाता, और अगर वो काम करना चाहे तो कहते जी मेडिकल और टीचिंग उसके लिए बेस्ट है कि वो जी दोपहर में घर वापस आ सकती है, फिर अपना घर देख सकती है। तो हमें वो सोच बदलनी है, लोगों को बताना है और भी प्रोफेशंस हैं, औरत अगर उन प्रोफेशंस में जाती है उसके पास ताकत आती है। दूसरे मरहले पे आपको उसका वो जो मसला है वो भी हल करना है कि अगर वो शाम 5 बजे तक अपने दफ्तर पे है तो उसके जो पीछे बच्चे हैं उनकी कोई देखभाल करने वाला हो, हमारे पास डे केयर सेंटर्स हो, हमारे पास स्कूल्स हो जो कि शाम तक बच्चों को पढ़ाएं, ताकि उसे फिक्र ना हो कि मैं दफ्तर बैठी हूं तो मेरे बच्चे कहाँ पे हैं। तो जब आप औरत को इस तरह से फैसिलिटेट करेंगे तो वो दूसरे शोबाजात में भी ज्यादा आएगी। जी डॉक्टर साहब ये सवाल आपसे भी। देखें थोड़ा सा हो सकता है मेरी इख्तिलाफ राय है इस बारे में, तो लोग इससे एग्री करें ना करें, लेकिन कि मेरी अपनी ज़ाती राय है। देखिए जहाँ तक ताल्लुक़ ये है कि नज़रिया चेंज करना इतना आसान नहीं होता, उसमें हमें अपने गवर्नमेंट भी काम करिए। एक तो हमें ये सहूलत फ़ीमेल्स को मिलनी चाहिए, जैसे उनको मैटरनिटी लीव मिलती हैं इसी तरह से उनको जो है उनके आवर्स थोड़े कम होने चाहिए, पिक एंड ड्रॉप की सर्विस उनको होनी चाहिए, मेडिकल की फैसिलिटीज़, ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ें अगर आप, और ये चीज़ें घर बैठे नहीं मिलेंगी, ज़ाहिर है आप काम करेंगे कोई ऐसी जॉब करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, क्योंकि ये तो दुनिया का रूल है, आप काम करेंगे तो आपको सब चीज़ मिलेगी। अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि देखें कुछ शोबे ऐसे हैं जिसमें जैसे आप पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं जाती औरतें, देखें हमारे हिसाब से हर आदमी के लिए क्राइटेरिया होता है। फीमेल्स को जो है हमारे इस्लाम में भी जो है फीमेल जो है वो सिनफ़े नाजुक हैं, मर्द उनके कवाम हैं, तो हम लोग जो है वो शोबे मुंतखब कर सकते हैं जो कि सिनफ़े नाजुक के लिए बेहतरीन है। अब अगर आप वो शोबों में जाने, जैसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे ताकत की फिजिकल पावर की ज़रूरत होती है, उसमें मर्दों को जो है वो लेबर्स हैं वो मर्द ही कर सकते हैं। डॉक्टर शबाना तो कमज़ोर जाहिर कर दिया आपने कि ख़वातीन बहुत सारे शोबे जाते हैं जहाँ नहीं जा सकती। एक तरफ तो हम बात करते हैं बराबरी की, इक्वल की, जी फौज में भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, खला में भी जा रही हैं, तो कौन से शोबा जाते हैं जिसमें समझती हैं आप अभी भी ख़वातीन जो है बड़ा उस हवाले से कमज़ोर हैं, वहाँ ये काम नहीं कर सकते? नहीं, बात कमज़ोर जिस्मानी तौर पे बात कर रही हूँ, सिनफ़े नाजुक की। मेंटली औरत कमज़ोर नहीं है, मेंटली आप जो काम भी कर रहे हैं और क्रिएटिव काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो कि हमारे इस्लाम में भी है, मर्द हमारे कवाम है, हमने काम करना है, बिल्कुल हमने संभल के काम पहले कहा जाता है डॉक्टर कि बाहर नहीं जा सकती अकेली लड़कियाँ पढ़ने के लिए, जनाब प्रदेश में जाएंगी पता नहीं क्या होगा, बड़ी कमज़ोर लड़कियाँ हैं, सिनफ़े नाजुक वाली बात। अब देखें तहरीम भी हैं, बहुत सारे हैं, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में होंगी ऐसी हमारी माएँ बहनें भी हैं, बेटियां भी हैं जो बाहर पढ़ भी रही हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन भी कर रही हैं। औरत जो है वो आप बताएं रोड पे जाके आप सड़क की तो नहीं खोद सकती ना, लेबर का तो नहीं कर, तंदूर पे रोटियां तो नहीं पका सकती ना। बहरहाल प्रोग्राम का टाइम जो है, पढ़ी लिखी ख़वातीन की हम तो बात कर रहे हैं ना, सारे किसी मास्टर्स करने के बाद तो ये काम नहीं करना उसने। जी तहरीम क्या कहेंगी? नहीं, मेरे ख्याल में औरत अगर घर पे रोटियां बना रही है तो तंदूर पे भी बना सकती है। मैंने यहाँ खवातीन को देखा है सर्दियों में वो बर्फ भी साफ कर रही होती हैं, बिल्कुल आदमी वर्कर्स की तरह। तो यही तो आपको सोच तब्दील करनी है। ये हमारे तहरीम, हमारे जो अपर इलाके हैं, जो नॉर्दर्न इलाके हैं, वहाँ पर भी चीजें हो रही है। अरसलान थोड़ा सा कि इस तरह के जो काम कर रही होती है खवातीन, तो फिर हमें उनको ज़ाहिर है हम सब देखते हैं, उनको तो बड़ी उससे देखते हैं ना हम लोग, तो कि हमदर्दी की निगाह से कि यार देखे खातून होकर ये काम कर रही है, नहीं होना चाहिए था। सर ये जो हमदर्दी है ना ये खत्म होनी चाहिए। मैं तो फेसबुक पे जब पोस्ट देखती हूँ कि भाई आप चाह रही हैं खवातीन से हमदर्दी ना की जाए, एक खातून ने ठेला लगाया, खातून वहाँ पे आलू के पराठे बेच रही हैं, मुझे बड़ी बुरी हमदर्दी ना करें, आइंदा हमदर्दी ना करें खवातीन से।
नहीं, जो ये कहते जी देखे खातून ने ठेला लगाया आलू के पराठे बेच रही है, जाके खरीदें, कितनी बहादुर है, मुझे ये पोस्ट बहुत बुरी लगती है। भाई वो भी, उसका भी राइट है कि वो ठेला लगाए, उसका भी राइट है वहाँ पे चीजें बेचे। ये तो सोसाइटी में एनकरेज कर रही होती है ना। तहरीम बादल, प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल इख्तिताम पजीर हो रहा है, हमें बढ़ना है दूसरे सेगमेंट की तरफ। एंडिंग में आई जस्ट वांट, क्या कहना चाहेंगी, कैसे सोच को बदला जा सकता है? 30 सेकंड है आपके पास। मेरा ख्याल है स्टेट की तरफ से नैरेटिव आना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग नैरेटिव आना चाहिए, और वहां पे ये जो स्टेटमेंट्स हैं मुख्तलिफ तरह की वो बंद होनी चाहिए। एक नैरेटिव आए कि औरत मजबूत है, औरत हर वो काम कर सकती जो मर्द करता है, और हमारी जो हुकूमत है वो उसके साथ है। डॉक्टर शबाना 30 सेकंड्स यू हैव, व्हाटएवर यू वांट टू से हदूद और कयूद में रहकर। देखिए नहीं सर, जी डॉक्टर शबाना, आइन की हदूद है, आइन की हदूद फॉलो की जाए। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है तहरीम, आप चाइना में रह रही हैं इसलिए। देखिए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का आइन है, उसे फॉलो करें। बिल्कुल आइन के तहत तमाम आजादियां दी हुई, ये कौन सी आजादी नहीं है जो आइन में मौजूद नहीं दी आपको? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात। मैं तो इस बहस में जारी में कह रही हूँ, आइन के मुताबिक बिल्कुल जी, आइन और कानून का अमल दरामद होना चाहिए। जी, आपने जैसे बहुत अच्छी बात की, क्योंकि हम बाहर नहीं रह रहे, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं, कि इसके साथ एक नाम लगा हुआ है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, तो इसमें कुछ हमारे लिमिटेशंस हैं, हमारे मज़हब की तरफ से भी हैं, और अदरवाइज हमारा मज़हब भी आज़ादी देता है औरत की तालीम पे। इससे पहले आप देखें लड़कियों को पैदा होते ही दफना दिया जाता था, लेकिन हमारे मज़हब ने आज़ादी दी लड़कियों को। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी हमारे औरतों के आजादी नहीं होनी चाहिए जी। मैं तो ये समझाऊं, तहरीम पता नहीं इत्तेफाक करें नहीं करें इस बात से। जी मैं यही मैंने किसी मातर पितर आजादी का नाम नहीं लिया, मैंने हदूद और कयूद का नक्शा खींचा था ना आपने, थोड़ा तो हदूद और कयूद आइन बता रहे हैं, आपके आइन में कहां है मातर पितर उसी बिल्कुल सही कह रही हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच तहरीम अजीम फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू डॉक्टर शबाना, आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया, हमें आपने ज्वाइन किया और वक्त दिया और आप लोगों ने अपनी राय दी। बिल्कुल नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था इल्म के हवाले से कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। यहीं से वाज़ेह हो जाता है कि इल्म होगा तो शऊर होगा, शऊर होगा तो मुआशरा खुद ब खुद बेहतर होता चलाएगा। इसके साथ ही प्रोग्राम में वक्त हो जाता है एक छोटे से वक्फे का। चलते हैं वक्फे की तरफ, दोबारा हाजिर होंगे और प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। देखते रहिए अल खबर।